हेलो फ्रेंड्स, लो इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान की उद्देशिका के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उद्देशिका का अर्थ क्या होता है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, उद्देशिका में किन किन चीज़ों को समाविष्ट किया गया है, इसका महत्व क्या है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है एवं इसके प्रमुख वाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है इसे जान लेते हैं। प्रियम्बल जिसे हिंदी में प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख इत्यादि कहते हैं। उद्देशिका की संविधान में कोई परिभाषा नहीं की गई है। सामान्य अर्थ में उद्देशिका वह होती है जिनमें उन उद्देश्यों का उल्लेख रहता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने कहा, उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों व आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इन दोनों ही परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों को अर्थात पर्पज को बताती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहें। अब बात करें भारत के संविधान की उद्देशिका की, जो कि आपके सामने है। आप पॉज करके एक बार इसे पढ़ लें, तभी आगे बढ़ें, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। हमारे संविधान की ये जो उद्देशिका है उसके बारे में कुछ बातों को देख लेते हैं। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 व अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है। उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब उद्देशिका को समझने की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। पहले वाले भाग ये बताती हैं कि भारत जो हमारे देश होगा वो कैसा होगा, अर्थात हम भारत के लोग भारत को ऐसा गणराज्य बनाएंगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो और लोकतंत्रात्मक हो। अब इन 5 शब्दों का मतलब क्या है इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम गणराज्य को समझ लेते हैं। गणराज्य का तात्पर्य है भारत का राज प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा, एवं समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत जो राष्ट्र होगा वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा। उसे अपनी नीतियां व निर्देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। संप्रभुता भारत के लोगों में होगी। समाजवाद, इससे तात्पर्य है आर्थिक समानता से। DS नकारा वर्सेस भारत संघ, इस मामले में कहा गया कि समाजवाद का अर्थ आर्थिक समानता व आय के समान वितरण से है। चौथा है पंथ निरपेक्षता, इससे तात्पर्य है राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखेगा। भारत पर धर्म से एक कदम आगे पंथ पर निष्पक्षता प्रदान की गई है। पांचवा है लोकतंत्रात्मक। भारत में लोकतंत्रात्मक स्वरूप की सरकार होगी, अर्थात जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार। ऐसी सरकारों का स्रोत जनता होती है, अर्थात जनता अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। उद्देशिका का दूसरा भाग, जो भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता व समता दिलाने की बात करता है। न्याय से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से है। सामाजिक व आर्थिक न्याय के लिए अनुच्छेद 38 व 39 में प्रावधान किया गया है तथा राजनीतिक न्याय के लिए चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता से तात्पर्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से है, जिसके संबंध में अनुच्छेद 19 से 21 व अनुच्छेद 25 से 28 में उपबंध किया गया है। समता से तात्पर्य
प्रतिष्ठा व अवसर की समानता से है। इस संबंध में अनुच्छेद 14 से 18 तक कई प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए उपबंध किए गए हैं। तीसरा भाग है जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। आपसी भाईचारा अर्थात बंधुता ऐसी होगी जिससे नागरिकों में सभी व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। उद्देशिका में निहित इन सभी बातों को समाहित कर दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अब हम बात करेंगे संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी बेरुबारी यूनियन इस मामले में कहा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही हो, लेकिन संविधान का आवश्यक अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो सरकार की शक्तियों का स्रोत है और न ही उन्हें किसी भी रूप में प्रभावित करती है। इसकी सहायता तभी ली जा सकती है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध हो। और यह भी कहा गया है कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये बात 1973 तक तो सही थी। फिर जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का एक आवश्यक भाग है। अन्य अधिनियमों में भले ही उद्देशिका को कम महत्व दिया जाता हो, लेकिन संविधान उद्देशिका का बहुत अधिक महत्व रखता है। ये तो हुई उद्देशिका के महत्व की बात। अब प्रश्न आता है कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। इसको जानने के लिए हम पहले अनुच्छेद 368 को देख लेते हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया बताता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास में है। उद्देशिका में संशोधन के प्रश्न का उत्तर हमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में मिलता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है, किंतु संशोधन करके उसके आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी मामले में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। संसद ने इस मामले के प्रभाव को कम करने के आशय से 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित करके उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में संशोधन किया। इस संशोधन से उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता ये 3 शब्द जोड़े। तो इस संशोधन को करके संसद ने अपनी संशोधन करने की शक्ति को प्रदर्शित कर ये साबित कर दिया कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक उद्देशिका में एक ही बार ही संशोधन किया गया है। SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका एवं पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया। आज के वीडियो में हमने संविधान की उद्देशिका को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम व फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।